नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। कि जब तक इस देश का नाम रहेगा, भारत का नाम रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, वो इस शख्सियत के मालिक है। उनके बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा ना कुछ बोलकर, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथिगण और तमाम विशिष्ट हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, वो लोग इस बात पे रोशनी डालेंगे। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा वक्त मिला है उसमें अपनी बात रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी महान शख्सियत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाकर इस देश को कानून देकर हर इतने बड़े लोकतंत्र के लिए, जहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोग रहते हैं, इनके लिए बराबरी का दर्जा बनाकर जो एक बेनियाज मिसाल कायम की, उसका कोई दूसरा सानी नहीं मिल सकता। लेकिन अफसोस तो तब होता है मेरे अजीज भाइयों कि जब इसी महान देश में ऐसे ऐसे शरारती और ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं, जब हमें इस बात का पता चलता है कि फला गांव में फला जगह पे बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। आती है ये खबर, आए दिन हमारे तमाम यहाँ पे साथी लोग हैं, ऐसी ऐसी खबरों को सुनकर उस जगह पे जाने का भी काम करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे वो कौन लोग हैं जिन्हें इस देश की अखंडता से डर लगता है? कौन इस देश को खंडित करना चाहता है? कौन इस भाईचारे को, इस देश के भाईचारे को खत्म करना चाहता है? कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि हिंदुस्तान, ये देश भारत पूरे दुनिया की मिसाल कायम करे और पूरे दुनिया में इसकी एक मिसाल जो भाईचारे की, जो एकता में अनेकता की कायम है। कौन लोग हैं कि वो नहीं चाहते ऐसा? मैं ऐसे लोगों के पीछे जो ताकतें काम कर रही है, मैं उन लोगों से बता देना चाहती हूँ कि जब तक बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जब तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जिंदा है, ये याद रख लीजिए कि ऐसे लोगों का न तो इस संविधान पे कोई, जब तक बहुजन समाज पार्टी के शानदार कार्यकर्ता गण है, बहन जी के सच्चे सिपाही इस देश में मौजूद है, तो जान लीजिए कि न इस देश पे कोई उंगली उठा पाएगा, न ही इस देश के संविधान को कोई खंडित कर पाएगा। गुलाम बनाकर तो बहुत से राजा हुए, पर गुलामों को इंसान बनाकर अगर कोई राजा हुआ तो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। मैं उनके परिनिर्वाण दिवस पर कोट से नमन करता हूं। वाम से DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसीराम जी के चरणों को नमन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, हम सब की अभिभावक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रीतियों नीतियों में आस्था और विश्वास व्यक्त करता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। आज इस नेहरू हाल की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब के अभिभावक, लालगंज के पूर्व सांसद परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर बलराम साहब, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा के सांसद बड़े भाई जनाब सालिम अंसारी साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कई मंडलों के प्रभारी ओजस्वी वक्ता बड़े भाई भीम राजभर जी, दूसरे मंडल के कोऑर्डिनेटर ओजस्वी वक्ता बड़े भाई हरिश्चंद्र गौतम जी, और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई विनोद चौहान जी, मंच पर मंचासीन बड़े भाई शंकर यादव जी, मंच पर मंचासीन भाई चैतन्य राम जी, बड़े भाई रामविलास भास्कर जी, राम प्रसाद चौधरी जी एवं समस्त तीनों जिला के जिलाध्यक्ष एवं मंडल के सभी
साथ ही मैं आप सबको सादर जय भीम करता हूं। साथियों, आज हमारे देश और प्रदेश की ये हालत है कि हम सबको आपस में लड़ाया जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि सभी धर्मों को समान रहने दो, सभी धर्मों को समान रहने दो और मेरे भारत को महान रहने दो। मस्जिद से पढ़ी जाने दो गीता और मंदिरों से अजान होने दो। हम ऐसे भारत की कल्पना करते हैं। साथियों, मैं आप सभी नौजवान साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, नहीं तो हम पे शासन कौन करेगा? ये चाय वाला और गाय वाला। मैं इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब राजनीति में पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम करें। मैं अपनी नहीं हमें चौकीदार चाहिए, नहीं हमें चौकीदार चाहिए, नहीं हमें तड़ीपार चाहिए। हमें देश चलाने के लिए सिर्फ बहन जी की सरकार चाहिए, बहन जी की सरकार चाहिए। इन चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय हिंद। दिवस के अवसर पर इस नेहरू हॉल में जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की हैसियत से हमारे बहुत सम्मानित परम आदरणीय सालिम अंसारी साहब और साथ ही साथ हमारे इस विशाल प्रदेश के एक भीम का आवाज के मालिक, पूर्व अध्यक्ष हमारे उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के माननीय भीम राजभर जी। ये भीम का आवाज के मालिक मैं बोल रही हूँ, अभी आपको खुद ही पता, वैसे पता तो आप सबको है ही है। तो जनाब राजभर जी और साथ ही साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस आजमगढ़, ये कहिए कि इस आजमगढ़ क्या, इस बहुजन समाज की एक नींव रखने वाले हमारे बहुत सम्मानित डॉक्टर बलिराम जी और साथ ही साथ इस पूरी जो मंडल की यहाँ टीम मौजूद है, उसमें हमारे ओमकार शास्त्री सर, हरिशन गौतम जी, चेतई राम सर और भी हमारे तमाम मंडल के, क्योंकि नाम लूंगी तो सारा समय नाम लेने में ही चला जाएगा। सभी यहाँ पे मंडल कोऑर्डिनेटर, जिले के प्रभारी और साथ ही साथ जो भी अलग अलग जिलों से तीनों जिलों के जो यहाँ पर जिले के अध्यक्ष और साथ ही साथ जो भी टीम के लोग यहाँ पर सब आए हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत सम्मान के साथ में जय भीम। थोड़ी सी बात करूंगी। आज परिनिर्वाण दिवस है। इस शब्द का मतलब अगर हम समझ जाएं तो अपने जीवन का उद्देश्य हम सबको मिल जाएगा। निर्माण का मतलब ही होता है जीते जी जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया हो। बुद्ध और बाबा साहब किसी दूसरे जन्म की बात नहीं करते, इसी जन्म में रह करके जिसने अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, पूर्ति हेतु उसने वो सारा प्रबंध कर लिया कि उसकी अपनी व्यक्तिगत, अपनी पर्सनल इच्छाओं का शमन कर लिया हो, दमन कर लिया हो, खात्मा कर लिया हो। और उनमें से एक महान विभूति थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके पास अवसर था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अवसर था, जब वो इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके आए तो उनको भारत सरकार ने ऑफर दिया, लेक्चरर बन सकते थे। जब वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए, उनको जज बना करके 3 साल के भीतर मुख्य न्यायाधीश का पद का ऑफर हुआ था। उनके पास अवसर था कि वाइसरॉय की काउंसिल में मेंबर बन जाने का, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और उसी जीवन के उद्देश्य को आप लोगों से साझा करने के लिए आज आपके बीच में आपकी ये बहन आई है, आपकी ये बेटी आई है। वो जीवन का उद्देश्य था कि मैं चाहूँ तो बहुत सुख सुविधा में, बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकता था। उस जमाने में 400 रुपए एक प्रोफेसर को मिलता था। जज की तो क्या कहने हैं कि उसको कितना सैलरी मिलता था, कितना सहूलियतें मिलता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा, ये 1951 में जालंधर की एक सभा थी 27 अक्टूबर को, उसमें बाबा साहब ने ये बात कही कि मैं चाहूँ तो बहुत आराम से, ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया ये दलितों को, पिछड़ों को, अछूतों को, जो मानवता के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनको उनके लेवल तक लेकर के आना। तो इंसान को इंसान के लेवल पे, यानी कि जो अछूत समाज समझा जा रहा है, उसको इंसान की हैसियत तक लाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना उद्देश्य बनाया। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बाबा साहब ने वो तमाम सुविधाओं को लात मार करके एक उद्देश्य यही बनाया कि किस प्रकार से आपको और हमारे जीवन का आगे मुक्ति का आंदोलन जो था वो हो सकता है। और उसके लिए बाबा साहब ने 3 जो रास्ते बताए, वो था जन बल यानी संख्या बल,
दूसरा था मन बल यानी मनोबल, और तीसरा था जिसको कहते हैं कि वोट की ताकत। तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा मनोबल तो इतना डाउन किया गया, हमको अछूत बनाया गया, तमाम तरीके से यातनाएं दिया गया, गले में मटका कमर में झाड़ू बांधा गया, तमाम तरीके से जातिगत पेशा अपनाने के लिए मजबूर किया गया। हमारा मनोबल बहुत डाउन है, हमारे पास संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास राजनीतिक शक्ति के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति आ सकती है। तो उस राजनीतिक शक्ति को बाबा साहब जब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा तुम्हारे पास रास्ता है अगर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हो, और बाबा साहब अपने मन में ये अरमान लेके नहीं गए, तमाम चेतावनियां दे के गए जो हम आज देख रहे हैं, उन चेतावनियों का सामना करते हुए स्वयं को पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी से कानून मंत्री जरूर हूं, लेकिन इस गलतफहमी में कोई न रहे कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं। मैं इस्तीफा दे सकता हूं, मैं अपने समाज की उन्नति के लिए इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन समाज के जो हितों के साथ में कभी समझौता नहीं कर सकता। और इसीलिए वो चेतावनियां आपके और हमारे लिए दे करके गए, जो समाज आज इधर उधर डोलता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ साफ कहा था बाबा साहब ने कि कांग्रेस और अन्य समाजवादियों के दल में जाकर के आप अपने कद को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में इतना विशाल संगठन है कि वहां पे आपको तत्कालिक लाभ के लिए एक छोटा मोटा पद दे करके वो आपको संतुष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। आपको आपकी मुक्ति के लिए अपना दल बनाना पड़ेगा। और बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हमें अपना नया मकान बनाने की जरूरत नहीं, जो मकान हमने बना के तैयार किया है, इस मकान को मजबूत करने में हमको अपनी एनर्जी लगानी है। बाबा साहब अपना ये सपना लेके दुनिया से चले जाते हैं, मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए सरकारी नौकरी से जब इस्तीफा देके हमारे आपके बीच में आते हैं, तो बाबा साहब की वही चेतावनियां लेके आते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, ये समाजवादियों का जो संगठन है ये एक झुंड है जो आपको बहला सकता है, आपको बरगला सकता है। उसका एकमात्र उद्देश्य आपका वोट लेना है, आपको भागीदारी, आपको हिस्सेदारी नहीं देना है। और इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण अभी 21 अगस्त को जो एक बड़ा आंदोलन हुआ भारत बंद के रूप में, आरक्षण में वर्गीकरण का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हमने देखा कि तमाम लोग जो बहक गए थे, उस बहकावे में आकर के जो तमाम लोगों ने इधर उधर वोट किया, और जब आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला 3 अगस्त को आया तो मुंह में दही जमाए हुए तमाम सांसद संसद में बैठे हुए थे, किसी के भी मुंह से आवाज नहीं आई। तो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की चेतावनियां आज हमको जगाने के लिए काफी हैं। बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब के सामने बहुत अवसर आए कि वो बिक जाते, आगे बढ़ जाते, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब भी नहीं पीछे हटे। बाबा साहब तो इस सपने को दिल में दुखते हुए रोते थे, और जब उनसे उनके सचिव ने, नानक चंद रत्तू ने ये बात कही कि आप क्यों रोते हैं बाबा साहब, तो वो यही बात उनसे कहे कि रत्तू, मैंने बहुत मुश्किल से समाज की इस सुरक्षा के लिए एक बड़ा सा तंबू मैंने खड़ा किया था, संविधान रूपी तंबू खड़ा किया था। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि समाज का काम करने के लिए मैं लोगों के पास जाता हूँ, तो कोई कहता आज संडे है, कोई कहता अभी मैं बीमार हूँ, कोई कहता मैं थोड़ा अपने परिवार के साथ समय बिता लूं, तो इस तंबू का बम्बू बनने के लिए मुझे समाज का कोई व्यक्ति तैयार नहीं दिखाई देता। मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मुझे बीमारियों ने घेर रखा है, मैं किसी भी वक्त इस दुनिया से चला जा सकता हूँ। मैं यही बार बार सोच करके रोता हूँ कि मेरे बाद मेरे इस समाज का क्या होगा। इस समाज का जो तंबू तैयार किया है, इसका कोई बम्बू बनेगा नहीं, तो ये तंबू कहीं ढह ना जाए, इस चिंता में मैं रोता हूँ। लेकिन बाबा साहब ये बात 1956 में नानक चंद रत्तू से कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का आज जब मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, BHU में प्रोफेसर हो गई हूँ, तो आज जब मैंने इतिहास पढ़ा बहुजन समाज का, तो इस बात की बहुत खुशी हुई कि जो बाबा साहब की आंखों से आंसू निकले, उन आंसुओं को थामने के लिए उसी 1956 में 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हो चुका था। उस तंबू का बम्बू बनने के लिए बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हो चुका था। और अभी 30 नवंबर को माननीय बहन जी ने हम सब लोगों को लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मीटिंग के लिए बुलाया। बहन जी के चेहरे पे वो चिंता साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, साफ तौर पे दिखाई दे रही थी, जो समाज का आज उनको भी वही लग रहा है कि समाज का अकेला वो तंबू का वो बम्बू खड़ी हुई है, एक मजबूत स्तंभ के रूप में बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं मिट्टी का ढेला नहीं हूँ जो नदी के बहाव के साथ बह जाऊंगा, मैं वो मजबूत चट्टान हूँ जो कि नदी के बहाव को भी मोड़ सकती है। और बहन कुमारी मायावती
बहन कुमारी मायावती जी वही मजबूत चट्टान के रूप में आज आपके और हमारे बीच में है। 30 नवंबर को उनके चेहरे के जो भाव थे, मेरा तो पूरा समय खाली बहन जी को निहारते ही बीत गया। उन्होंने जो तमाम बातें कही, वो चिंता आपसे यही कह के साझा करके अपनी बात खत्म करूंगी कि कुछ लोग बहन जी के नॉलेज में सब कुछ है। हमारे मन में जो तमाम प्रश्न उठते हैं, उन तमाम प्रश्नों के जवाब बहन जी अपने आप से स्वयं से ही देना शुरू कर देती हैं। और अंत में बहन जी ने यही बात बोली कि जो बाबा साहब इतना संघर्ष किए कि उनको कमरा नहीं किराए पे रहने के लिए मिला, बड़ौदा के महाराज के यहाँ से नौकरी से इस्तीफा दे के उनको जाना पड़ा, रात भर सड़क पे बितानी पड़ी, लाठी डंडे का सामना करना पड़ा। जो संघर्ष बाबा साहब ने किया उसका 1% संघर्ष भी आप और हम नहीं कर रहे हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी के मुखार बिंदु से ये बातें 30 नवंबर को हम लोगों ने सुनी, 15 मिनट तक बाबा साहब के जीवन पे उन्होंने अपनी बात जब इस बात के लिए कहा कि हम सबको पता है कि कुछ लोग गड़बड़ियां करते हैं संगठन में, तो ऐसा नहीं है कि मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे भी जानकारी है। लेकिन बहन जी ने एक व्यक्ति के जवाब में ये बात कही कि देखो, खराब काम करने वाले लोग भी दुनिया में हैं और अच्छा काम करने वाले लोग भी दुनिया में हैं। ये तुम्हारा दायित्व है कि अगर तुमको लगता है कि तुम ठीक काम कर रहे हो तो तुम अच्छा काम करो, जिससे कि खराब काम करने वाला नीचे हो जाएगा और अच्छा काम करने वाला ऊपर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को, उस बात को बहन जी ने जब कोट किया कि जो उन्होंने इतना मुश्किलों का सामना किया, तो तुम और हम, हमारे बीच में 2 3 4 चमचे दलाल जो पैदा हो गए हैं, उनसे विचलित होने की जरूरत नहीं। ये एक बहुत बड़ा संदेश था हमारे उन तमाम साथियों के लिए जो अपने तत्कालिक लाभ के लिए थोड़ा सा एक टिकट मिल जाए, थोड़ा सा एक पद मिल जाए, किसी की पिछलग्गू बनने में, किसी की चमचागिरी करने के लिए पीछे लगे रहते हैं। लेकिन साहब की चेतावनी थी कि जैसे भगोने में चम्मच का काम होता है भगोने को खाली करना, और जिस दिन भगोना खाली हो जाता है चम्मच उठा करके फेंक दिया जाता है। तो चम्मच की हैसियत तभी तक है, चमचे की हैसियत तभी तक है जब तक आपके समाज में आपका एक बड़ा संगठन बहुजन समाज पार्टी के रूप में विद्यमान है। बहुजन समाज पार्टी जब बनी, जिसने बाबा साहब की राजनीतिक सत्ता ही सारे दुखों की चाबी है, इस बात पे जब आगे बढ़ी, पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दिया, दलितों को प्रतिनिधित्व दिया, माइनॉरिटी समाज के लोगों को जब प्रतिनिधित्व दिया, और जब हाथी चल रहा था दिल्ली की ओर और अरुण पाठक भाई नारा लगाए थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा, भाई अरुण पाठक जी जब साथ में आए तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगी और अनर्गल उल्टी सीधी भ्रामक बातें फैला करके समाज को तोड़ फोड़ने का काम किया। लेकिन बहन जी की 30 नवंबर को हुई मुलाकात से मन में एक नई स्फूर्ति जागी है। वो स्फूर्ति आप लोग भी अपने मन में पैदा कीजिए कि आज 6 दिसंबर को केवल यहाँ से बातें सुन के नहीं जाना है। हमारे बहुत सम्मानित साथी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। मन में एक विश्वास लेकर के जाना है कि बुरे लोग, जीवन में 2 तरीके के रास्ते होते हैं। एक सही रास्ता, जो सही रास्ता होता है वो थोड़ा दुर्गम होता है, थोड़ा परेशानी भरा होता है, और दूसरा रास्ता जो सीधा होता है, सरल होता है, जो आपको चमचागिरी की तरफ लेके जाता है। तो आपको तय करना है कि जो थोड़ा मुश्किल रास्ता है लेकिन आपको शासन सत्ता की बागडोर की तरफ ले जा रहा है, जहां पे आपका सम्मान है, जहां पे आपका प्रतिनिधित्व है, जहां पे आपके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा स्टैब्लिश है, वहां पे आपको लेके जाना है। नहीं तो आज देखिए जहां पे बाकी सारे नेता दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिन पर दिन जवान होते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विचारों से डर है बाबा साहब के, तभी उंगली तोड़ी जा रही है। विचारों से डर है बाबा साहब के कि जिनको कानून मंत्री ना बनने के लिए रोका गया, जिनको संसद भवन में ना जाने के लिए रोका गया, संसद का सदस्य ना बनाने के लिए तमाम एड़ी चोटी लगाई गई, जिनसे 2 वोटों का अधिकार छीन लिया गया पूना पैक्ट के माध्यम से, ऐसे बाबा साहब को आज भारत सरकार खुद अडॉप्ट कर रही है और घोषणा की है कि 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस मनाएगी। तो इसमें इस बहुजन समाज की जीत है और बहुजन समाज पार्टी की जीत है। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि जिन लोगों को बाबा साहब के नाम से चिढ़ती, नाम से नफरत थी, आज वो बाबा साहब के न केवल तस्वीरें लगाने के लिए मजबूर हैं, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के ये कहने के लिए मजबूर है कि मैं आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन पाया तो डॉक्टर अंबेडकर की वजह से बन पाया।